सिद्धांत है, सिद्धांत है, नियम है, तो सिद्धांत और नियम की जगह पर तो ज्ञान छुटा ही रहता है ना। तो हम क्या उसको सूचना दे रहे हैं बहुत सारी, अच्छा उसमें सूचना और सिद्धांत उसमें कुछ भी पकड़ में नहीं आता बच्चे को। ठीक है ना। भाई सूचना के रूप में देखेंगे तो फिर अंबार हो गया वो, अनंत हो गया वो, फिर तो आप कितना भी सूचना दो कमी है। पर अगर आप उसको सिद्धांत दे रहे हो तो सिद्धांत बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, जैसे कल अपन ने वो पूरा हिस्ट्री जो बनाया, उसमें एक छोटा सा सिद्धांत है कि धरती हमारी मानव जाति का एवोल्यूशन नहीं है, मानव जाति के लिए धरती अनुकूल हो जाए उसके लिए धरती का भी इवोल्यूशन है। मतलब हमको लग रहा है बस मानव जाति इवोल्व कर रही है, मानव जाति कैसे इवोल्व करेगी, धरती सहयोग नहीं करेगी तो धरती सहयोग कर रही है तब मानव जाति इवोल्व कर रही है ना। पूरी धरती अनुकूल हुई है हमारे रहने के लिए। इतना छोटा सा सिद्धांत है उसको। अब उसको वो 8 लाख साल पहले क्या हुआ था, 25 लाख साल पहले क्या हुआ था, इतना फाइन डिटेल ना भी हो तो चलेगा, उसने 25 का 26 कर दिया, कोई फर्क नहीं है उसमें। ठीक है ना। अब हम उसको ये वो सब याद करवाते हैं, उसको पूरा वो ग्राफ याद करवा दो, पूरा ग्राफ याद करवा दिया, इतना सा छोटा सा सिद्धांत उसको समझ में नहीं आएगा कि बात ये कर रहे थे कि धरती भी हमारे लिए इवोल्व कर रही है। तो अभी की शिक्षा का ये समस्या है। इतना सारा डेटा उसको याद करा देते हैं, मूल सिद्धांत ही नहीं समझ में आता उसको। क्यों? क्योंकि ये जो मूल सिद्धांत है जो अपन बात कर रहे हैं कि धरती मानव जाति को विकास करने के अनुकूल हुई है, ये दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट के पास नहीं है। अभी इस तरह से नहीं देख रहे हैं लोग इवोल्यूशन को कि धरती का भी इवोल्यूशन हो रहा है। इन सारी घटनाओं को उनको लग रहा है डायनासोर को जो है आके किसी जो है वो मिटियोर ने मार दिया डायनासोर को, है ना। तो दो थ्योरी है उनके मरने की। एक तो ये है कि उधर से कोई आ गया बाहर से, है ना, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, और उससे मर गए सारे लोग, है ना। और दूसरा है कि धरती पर बहुत सारे ज्वालामुखी भी हुए हैं उस टाइम पे, जैसे हमारा जो पूरा दक्कन प्लेट है इस पर बहुत सारे हुए हैं, है ना। जैसे गुजरात में बालासोर के पास है ना, डायनासोर का वो है, वहाँ पर अंडे हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे डायनासोर थे, तो ये पूरा बेल्ट जो है पूरा ज्वालामुखी वाला रहा है पूरा साउथ तक, उसी से पूरा वो पहाड़ वहाड़ बने हुए हैं दोनों साइड के, है ना। तो दोनों दो थ्योरी है, एक ये उल्कापात वाली है और एक ये ज्वालामुखी वाली है। तो पहले जो है यही मानते थे कि भाई उल्कापात से मरे हैं सारे जानवर, सारे डायनासोर। पर अभी बहुत रिसेंटली जो रिसर्च हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसेंटली, है ना, वो ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे उल्कापात हो गया मतलब तुरंत ही मर जाएंगे सारे लोग, है ना। एक बार गिरा धम से और पूरी धरती पे फैल गया तो तुरंत, मतलब 1 सेकंड ना हो तो भी 1 महीने में मर जाएंगे, है ना। लेकिन वो घटना जो है वो लगभग 10,000 साल, लाख साल ऐसे चली है, उसमें धीरे धीरे करके मरे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से मर गए, है ना। तो 65 लाख साल पहले मरे हैं ना, 65 लाख नहीं, 65 मिलियन लाख साल पहले, है ना। 6.5 करोड़ ऐसे कुछ हो गया, है ना। तो इतने साल पहले मरे हैं तो 65 मिलियन तो बहुत वैसा चीज़ हो गया ना, मतलब उसमें 1-2 लाख क्या होता है, छोटा सा चीज़ है। तो इतने पीरियड में मरे हैं वो, तो इतने पीरियड में मरे हैं मतलब उससे नहीं मरे हैं, जो उल्का आ गया उससे नहीं मरे हैं। फिर वो धरती पर बहुत सारे ज्वालामुखी धीरे धीरे करके बढ़ते गए, उनसे बहुत सारे गैस इकट्ठे होते गए, तो उससे मरे हैं। फिर लास्ट में वो भी गिरा है, पर वो एकदम जो 100वां हथौड़ा मारते हैं ना पत्थर तोड़ते वक्त, वो वाला काम किया है उसने। तो दोनों घटनाएं हुई है, पर कारण वो नहीं है। अब इस दूसरे कारण को देखते हैं ना तो फिर क्या निकल के आता है कि वो धरती का पूरा प्लानिंग है। उल्कापात में तो धरती का कोई प्लानिंग नहीं है, जबकि ज्वालामुखी तो धरती की प्लानिंग है ना पूरा। तो वो पूरे जो डायनासोर का पैदा होने से लेके और उनको ठिकाने लगाना और उनके अस्थि पंजर और उन सबको वापस धरती के नीचे दबाना, उससे क्या होगा कि पूरी धरती में जो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड था शुरू से ही है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को धरती ने कई बार पैदा किया है। पैदा किया है मतलब ऑर्गेनाइज किया है। अब ऑर्गेनाइज किस फॉर्म में करेंगे? बायोमास में करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को तो बायोमास में ही करेंगे ना, तो पेड़ की बॉडी में करेंगे, जानवर की बॉडी में करेंगे। तो ये टेम्पररी शरीर बने ये सारे, पेड़ का भी और जानवर का भी। फिर ये सारा कार्बन इकट्ठा हो गया और वो सब फिर ऐसा मरेगा और फिर वो नीचे धरती के नीचे दबेगा, पूरा धरती में उथल पुथल होगा, है ना। ज्वालामुखी आएंगे तो नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा, भूकंप आएंगे, है ना। तो ऐसे पूरा जो है हवा में जितना भी कार्बन है उस सबको पेड़ ने अपने बॉडी में डाल लिया, जानवरों ने अपने बॉडी में डाल लिया। फिर
भूकंप वगैरह आके और ज्वालामुखी आके वो सब वापस नीचे दबे। तो ऐसे धरती ने कार्बन का लेयर जमाया है अपने नीचे पूरे। पहले सोच रहे थे कि एक ही दो जगह कार्बन मिलता है, ठीक है ना। अभी देखने में आ रहा है, अरे यहाँ भी मिल गया, अरे वहाँ भी मिल गया, अरे वहाँ भी मिल गया, है ना। अभी लगभग देख रहे हैं कि सब जगह कार्बन मिल जा रहा है, ठीक है ना। कहीं पे एकदम ज़्यादा खुदाई के योग्य है तो पहले ही मिल गया है, कम खुदाई के योग्य है तो लास्ट में मिल रहा है। तो धरती ने पूरा कार्बन का लेयर जमाया है अपने नीचे। वो कार्बन का लेयर क्या है, वो इंसुलेशन का भी काम कर रहा है, ताकि जो है वो धरती के नीचे की हीट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर ना आए। धरती तो अंदर से लावा है ना, तो वो इंसुलेशन का भी काम कर रहा है। भाई सूरज से तो इतना सारा गर्मी आ रहा है ऊपर से, अब नीचे का भी आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अच्छा, उससे क्या होगा भाई, नीचे की हीट बनी रहेगी तो उससे मेटल पिघली रहेगी, नहीं तो उसका कोर जो है जल्दी ठंडा हो जाएगा। कोर ठंडा हो गया मतलब वो अपना मैग्नेटिक फील्ड चला गया, तो फिर ऊपर की लाइफ ऐसे ही तबाह हो जाएगी। तो ऊपर की भी बहुत ज़्यादा हीट नीचे न जाए, नीचे की भी ऊपर ना आए, है ना। फिर धरती से इतना सारा जो गर्मी आ ही रहा है सूरज से जो आ रहा है, उस पूरे को हैंडल करने के लिए वो कार्बन का एक अनुपात बनाना है। जो अपन बोल रहे थे कि 1000 ppm, 1200 ppm होगा डायनासोर के टाइम, है ना। उससे पहले उससे भी ज़्यादा था। तो उतना ज़्यादा कार्बन नहीं रहना चाहिए। कितना कार्बन रहना चाहिए ताकि धरती कितना टेम्परेचर रहे। तो उस पूरे कार्बन को धरती के नीचे पहुंचाने के लिए इतना सारा मैकेनिज्म हुआ है। अब लोगों को, बड़े से बड़े साइंटिस्ट को इतना अकल नहीं है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अचानक से आए और मर गए, सबको रेंडम बोल रहे हैं। धरती का जितना भी विकास है सबको रेंडम बोल रहे हैं। इसके पीछे कोई डायरेक्शन नहीं है। अब इसको हटा दो तो पूरा जियोलॉजी में और पूरा इवोल्यूशनरी थ्योरी में क्या बचेगा फिर, अगर ये मेन सिद्धांत हटा दो। फिर तो सूचना हो गया सब। 220 लाख साल पहले क्या हुआ था, 500 लाख साल पहले क्या हुआ था, है ना। 1 बिलियन साल पहले क्या हुआ था, सारा सूचना ही हो गया ना। बच्चे के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, इतना छोटा सा चीज अगर जुड़ जाए उसमें, अब इतना छोटा सा जुड़ने से क्या होगा, वो आदमी की जिंदगी से जुड़ गया हो, और उसमें एक भाव का सेंस आ गया। उसके पहले संघर्ष था, अभी भाव आ गया। तो फिर सूचना को याद करना बहुत आसान हो गया। एक बार आदमी से उसका कनेक्ट बनना जरूरी है ना। कनेक्ट बन जाएगा तो सूचना भी याद हो जाएगी। अगर उसको कनेक्ट नहीं बन रहा ना तो सूचना याद नहीं होगी उसको। छोटी सी सूचना भी अगर हमको कनेक्शन नहीं बनाना हमारा उस सूचना से, तो हमको छोटी सी सूचना भी याद नहीं रहती, ठीक है ना। लाइफ में भी अपन ऐसे देख सकते हैं, वो सारी घटनाएं, वो सारी सूचनाएं अपन को याद रहती है, जो कहीं ना कहीं अपन से जुड़ जाती है। जो अपन से जुड़ती नहीं है वो सूचना याद नहीं रहती है। तो बच्चों को ये सारी सूचनाएं इसलिए याद नहीं रह रही है क्योंकि उसको अपन ने मानव से जोड़ा ही नहीं है, ठीक है ना। कोई हिस्ट्री का टीचर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, वो हिस्ट्री का प्रोफेसर होगा इसलिए हिस्ट्री पढ़ रहा है, इसलिए हिस्ट्री पढ़ा रहा है। इतना ही है, उसके बाद उसकी नौकरी चल रही है उससे, है ना। वो कुछ पेपर पब्लिश कर रहा होगा, उसका कुछ प्रमोशन हो रहा होगा। उसको फिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उस प्रोफेसर ने लिख दिया है ना। तो उसको भी नहीं पता क्यों लिख दिया है। तो बहुत सारी सूचनाएं बच्चे वैसे ही याद कर सकते हैं, जरूरत नहीं हो तो भी याद कर ही सकते हैं, हो ही जाएगा वो याद। पर वो कनेक्ट तो हो आदमी से। हाँ, और जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट है, हम सोच रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बना देंगे, कंटेंट को इंटरेस्टिंग बना देंगे, है ना। नाच के पढ़ रहा होगा, गा के पढ़ रहा होगा, खेल में पढ़ रहा होगा, तो उसको इंटरेस्ट बन जाए, इससे थोड़ी बनेगा। इंटरेस्ट उसकी ज़िंदगी से जुड़ना चाहिए तो इंटरेस्ट बनेगा। नहीं, उसमें जिज्ञासा आनी चाहिए तो इंटरेस्ट बनेगा, है ना। तो बच्चों को क्यूरियोसिटी बढ़े, जो कि उनके जीने से जुड़कर क्यूरियोसिटी बने, जिज्ञासा। नहीं, जैसे धरती पर मानव आने की क्यों जरूरत पड़ी, डायनासोर ही रहते तो क्या दिक्कत हो जाता, है ना। जो अपन ने बात किया, भाई मान लो अब मानव जो है वो अंडे देने वाला ही प्राणी होता है ना, तो क्या हो जाता है, अंडे ही दे रहे होते हैं हम सब लोग, है ना। तो क्या फर्क पड़ जाता है बच्चा देने की जगह पे, सोचा जा सकता है ना सुनील भैया। मानो अंडे दे रहा होता तो क्या फर्क पड़ जाता, कितना आसान हो जाता। सोचिए, अंडे देना बहुत आसान है ना, बच्चे देना कितना मुश्किल है। कभी उसकी टांग फंस जाती है, कभी उसका सिर फंस जाता है, कभी मुंडी फंस जाती है। बहुत मुश्किल है ना बच्चे पैदा करना। अंडा एकदम ऐसा शेप होता है उसका, है ना। उसमें कोई फंसावट नहीं होगी, सीधे निकल जाता है। हाँ,
हाँ, डिसेबल भी आते हैं बहुत सारे, तो निकलने के दौरान ही गड़बड़ हो जाते हैं, है ना। उनके सिर विर में चोट लग जाती है निकालते समय, उससे उनका। हाँ। 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 पर क्या होगा, ये अंडे देने के क्रम में क्या होगा, वो इमोशनल कनेक्ट नहीं बनेगा। माँ बाप और बच्चों के बीच में इमोशनल कनेक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट जो है उसको आज तक ये समझ में नहीं आया कि आदमी जो है ये बच्चे देने वाला क्यों बन गया। यह बच्चे देने की प्रक्रिया आदमी में सबसे कठिन है। सारे जानवरों में बच्चे देने की प्रक्रिया एकदम आसान है। चाहे वो अंडे देने वाला हो, चाहे वो गाय भैंस का बच्चे ही दे रहा है, पर उसकी भी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आदमी का जो, क्योंकि आदमी का बच्चे का सिर बड़ा है ना, तो सिर बड़ा होने से बहुत मुश्किल हो जाता है वो, क्योंकि फंस जाता है वो इधर उधर। तो कुल मिला के देखे तो आदमी का ही बच्चा इतना मुश्किल से क्यों पैदा हो रहा है ना। बाकी सारे जानवर तो ऐसे हो जा रहे हैं, है ना। इसमें जो है आपको असिस्ट करना पड़ता है, बाकी सारे जानवर तो असिस्टेंस चाहते नहीं है उसमें, है ना। ऐसा तो नहीं है, बाकी बहुत सारी गाय मिलती है गाय को बच्चा कराने में, ऐसा तो नहीं रहता ना। आदमी में उसको चाहिए रहता है असिस्टेंस। तो ये सारा समस्या क्यों हो गया। तो पूरा सहअस्तित्व का प्रकटन हो रहा है ना। और वो जो इतना मुश्किल से जो बच्चा हो रहा है, उससे उस बच्चे के लिए भाव बनता है। जैसे ये जो सारा भाव बात कर रहे हैं अपन, भाव के मूल में जो सबसे बड़ी चीज है वो है श्रम। भाव के मूल में श्रम है। जब हम श्रम कर रहे होते हैं ना, तो हमको भाव पैदा होता है। हमने श्रम किया होता है तो भाव बनता है ना। जैसे बच्चे के लिए अपन ने जो 9 महीना उसको पेट में रखा, फिर उसको बाहर निकाला, फिर इतना सारा उसके साथ श्रम किया, इसकी वजह से हमको भाव बन रहा है ना। इतना सारा श्रम नहीं होगा तो उसी के अनुपात में भाव भी कम हो जाएगा। तो जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ये भौतिक वाला श्रम भाव के रूप में दिखता है आदमी को। तो ज्ञान भी जो है वो श्रम ही है। फिर दो जगह श्रम कर रहे हैं हम। एक तो शरीर चलाने में श्रम कर रहे हैं, और एक जीवन को समझने में श्रम कर रहे हैं, जिंदगी को समझने में श्रम कर रहे हैं, तो ये भी श्रम है ना। तो दो श्रम है, एक शारीरिक श्रम है, एक मानसिक श्रम है। ठीक है। उसमें जो है मानसिक श्रम हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, शारीरिक श्रम बहुत कम करते हैं, मानसिक श्रम हम बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है ना। शारीरिक श्रम तो कभी कभी करते हैं ना, जैसे बच्चों को खाना खिलाएंगे तो कितनी बार खिलाएंगे, दिन में एक दो बार खिलाएंगे। चलो उसको बनाने का टाइम भी जोड़ दो, है ना। 3 घंटे हो जाएगा, 4 घंटे हो जाएगा। पर अपन उसके लिए जो सोच रहे हैं वो 24 घंटे सोच रहे हैं। तो शारीरिक श्रम तो हम थोड़ा सा कर रहे हैं, हम मानसिक श्रम कर रहे हैं ना निरंतर। तो मूल में देखें तो फिर भाव जो है वो शारीरिक श्रम से नहीं बन रहा, वो मानसिक श्रम से बन रहा है। हम जो पूरा अपनी कल्पनाशीलता लगाए उसके लिए 24 घंटे, जिसको बोलेंगे कि हमने जो पूरा जिंदगी लगाया, वो फिर हमारे भाव के रूप में दिख रहा है। ठीक है ना। अब इतना जो है भ्रमित आदमी को दिखता नहीं है, तो उसको शरीर वाला ही श्रम दिख रहा होता है। बच्चा भी भ्रमित रहता है, उसको भी दिखता नहीं है कि पूरा कल्पनाशीलता लगाया हमारे लिए, उसको भी लगता है खाना ही तो बनाया है ना। थोड़े बहुत पैसे तो खर्च किए, उसको भी ऐसा ही दिखता है। तो इसलिए हमारे सारे भाव शरीर मूलक विधि से ऐसे छोटे पड़ जाते हैं। फिर भी उसमें शरीर का श्रम भी थोड़ा बहुत दिखता है, इसलिए गाड़ी चल रही है। भ्रमित मानव को शरीर का श्रम थोड़ा बहुत दिखता है, उसी अनुपात में थोड़ा बहुत भाव भी बनता है। और उस भाव की जो निरंतरता है वो तो उस निरंतर श्रम को देखने के बाद बनेगी। फिर उसको दूसरा बच्चा या दूसरा आदमी तो कम देखेगा, पहले वो हमको दिखना चाहिए। तो हमको ही नहीं दिख रहा हो कि हम ऐसा कंटिन्यू श्रम कर रहे हैं, 24 घंटे श्रम कर रहे हैं। जितनी भी एज हो गई हमारी, 40 साल एज हो गई, तो पूरा 40 साल से कंटिन्यूस हम श्रम कर रहे हैं। तो आदमी को अपना भी वैल्यू होगा ना। भाव का मतलब है कि हमको लगता है दूसरा हमारा वैल्यू करे, हमको अपना ही वैल्यू नहीं है। जो लगता है ना आदमी को खालीपन लगता है ना। इसका मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि 40 साल से वो श्रम कर रहा है, 50 साल से श्रम कर रहा है। फिर थोड़ा सा और बढ़ा के देखेंगे तो वो अनंत काल से श्रम कर रहा है,
हजारों शरीर यात्रा से श्रम कर रहा है, लाखों शरीर यात्रा से श्रम कर रहा है, तो इतना वैल्यू नहीं दिखता हमको, है ना। तो ये जो सारा का सारा श्रम है वो ज्ञान के लिए है ना। ये अस्तित्व मुझे समझ में आ जाए, ये जो मेरा जीवन है ये मुझे समझ में आ जाए, ये मानवीय व्यवस्था मुझे समझ में आ जाए, इसके लिए सारा श्रम है। और ये सारा छोड़ के और हम लोग सिर्फ शरीर ही चलाने में लग गए हैं। तो ये आदमी को अपना ये जो सारा श्रम किया है उसका अवमूल्यन है, उसको छोड़ के हम फिर दो चार रोटी के पीछे पड़ गए हैं। और बच्चा भी ये सारा श्रम का उपलब्धि देखना चाहता है ना। सारे श्रम के बाद क्या है, आदमी उपलब्धि देखना चाहता है, ठीक है ना। तो वो जो उपलब्धि बच्चा भी देखना चाहता है, हम भी देखना चाहते हैं, तो हमको भी, हमने भी वो उपलब्धि छोड़ दिया है। और बच्चा तो इस उपलब्धि के लिए पैदा ही हुआ है, और उसको भी हम उसका वो भुला देते हैं, है ना। उसको ही बोलते हैं कि तुम जो है शरीर चलाने के लिए पैदा हुए हो। ये जो चल रहा था उसको टाई पहना देते हैं, बेल्ट पहना देते हैं, है ना। बैग लटका देते हैं और याद करवा देते हैं कितने लाख साल पहले डायनासोर आए थे, है ना। तो शरीर ही चलाने के लिए पैदा हुए हो ऐसा उसको समझा देते हैं, जबकि उसका जीवन इतना, पिछला पूरा शरीर यात्रा चला के आया है, वो परेशान होके आया है। वो सोच रहा है कि अगली शरीर यात्रा में तो शायद मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना। ऐसा लक्ष्य लेकर वो आया है, उसका लक्ष्य जो पैदा होते ही भुला देते हैं हम। तो उस श्रम की उपलब्धि हमको नहीं मिल रही है, क्योंकि वो श्रम भी नहीं दिखाई दे रहा अभी तो हमको। उपलब्धि तो बाद में मिलेगा, इसलिए हमको भाव नहीं बन रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमको स्वयं के लिए भाव नहीं बन रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं जीवन मूल्य। तो जीवन मूल्य ये है कि मैं स्वयं का मूल्यांकन कर पाता हूँ। जो अपन ने बोले थे ना, सारे सारे मूल्य जो है वो मूल्यांकन है। तो जीवन मूल्य का मतलब ये है कि यहाँ पर स्वयं का मूल्यांकन है। ये जो मैं स्वयं का मूल्यांकन कर रहा हूँ ये जीवन मूल्य है। इसको सुख शांति संतोष आनंद बोलते हैं। तो ये देखेंगे तो ये जीवन क्रिया में जो मन तो मन और वृत्ति के साथ में मिलके एक श्रम चल रहा है ना। मन वृत्ति के साथ मिलके, वृत्ति मन के साथ मिलके, इस श्रम का जो मूल्यांकन हो रहा है वो सुख के रूप में है, ठीक है ना। ये जो शांति है ये चित्त और वृत्ति मिलके आपस में कुछ श्रम कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन है। ये जो है बुद्धि और चित्त आपस में मिलके जो श्रम कर रहे हैं वो संतोष के रूप में उसका मूल्यांकन है। और ये जो आत्मा, बुद्धि और आत्मा मिलके जो मूल्यांकन कर रहे हैं ये है ना। और इसके मूल में फिर जो आत्मा और व्यापक, इस वाले श्रम में, इस वाले श्रम में आत्मा, आत्मा श्रम कर रहा है, व्यापक श्रम नहीं कर रहा है ना। तो ये वाला श्रम जो है ये विश्राम के रूप में है। ये पूरा समझ में आता है, तो ये सारे श्रम ही है यहाँ तक, मन वृत्ति के साथ में, वृत्ति चित्त के साथ में, है ना। तो मानव को ये जो सारा श्रम कर रहा है, ये सारा श्रम का उपलब्धि ये है कि उसे ये विश्राम दिखाई दे। हाँ, सारा श्रम विश्राम के लिए है ना। तो उससे पहले तो ये सारा श्रम ही दिखाई देना पड़ेगा तभी विश्राम दिखेगा। तो अभी तो वो श्रम ही दिखाई नहीं दे रहा है हमको कि मैं भी इतना सारा श्रम कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर ये सारा श्रम की पूर्णता होती है, ये सारा श्रम की पूर्णता होती है तो फिर विश्राम होता है। तो ऐसा सारा श्रम हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी अस्तित्व सहज विधि से। और उसको जब हम देखते हैं और फिर हम ये भी देखते हैं कि इस श्रम को और करना है, और किस और करना है, ये भी दिखाई देगा। जब भी दिखाई देगा कि कर रहे हैं, फिर दिखाई देगा कि किस और कर रहे हैं, फिर दिखाई देगा किस और कर रहे हैं तो उस और आगे और कैसे करें, ये भी दिखाई देगा। और फिर जब हम उसको पूरा कर लेंगे तो फिर हम विश्राम की जगह पर पहुंचेंगे। फिर ये भी दिखाई देता है कि ये जो सारा श्रम है वो इस ओर है। ऐसा जब दिखाई देता है कि ये सारा श्रम इस ओर है
और जब हमें मंजिल दिखाई देती है, मंजिल दिखाई देगी ना इसमें, तो मंजिल दिखाई देगी तो फिर ये सारा श्रम जो है ना वो पीड़ा वाला नहीं है। जब हमें मंजिल दिखाई दे रही है कि ये जो मैं श्रम कर रहा हूँ ये विश्राम की ओर जा रहा है और विश्राम पहुंच रहा है। अगर हमारी गाड़ी जो है वो मंजिल की ओर पहुंच रही है तो फिर गाड़ी चलाना श्रम नहीं है। फिर हम गाड़ी चलाते हैं, आसपास देखते हैं कितना बढ़िया रोड है ना, कितने बढ़िया पेड़ पौधे लगे हुए हैं आपस में, ऐसा देखेंगे ना। बीच में बरसात भी आ जाएगी ना, फिर बारिश में हम लोग गाड़ी चला रहे होंगे है ना, कभी धूप आ जाएगी कभी गर्मी आ जाएगी, ऐसे मज़ेदार है ना। फिर क्या हो गया, जो लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं ना तो ऐसा ही मजा लेते हैं ना हम लोग, तो फिर लॉन्ग ड्राइव हो गया वो है ना। तो फिर गाड़ी चलाना श्रम नहीं है ना, बिना पीड़ा का श्रम हो गया वो। ठीक है। फिर हम बगल वाले को भी देखेंगे, देखो वो भी गाड़ी चला रहा है ना। और हम मिलजुल के गाड़ी चला रहे हैं, ये सब दिखाई देगा ना। तो अभी जो हमको श्रम दिखाई दे रहा है उसमें हमारा जो श्रम हो गया वो इधर, यहाँ पे शरीर की ओर, और ये शरीर फाइनल जाएगा मरण में। ठीक है ना। तो अभी हमको ऐसा लगता है कि जो हम कितना भी श्रम कर ले फाइनली तो मरण ही होना है हमको। कितना भी घर बना ले वो घर तो फाइनली ढहना ही है किसी न किसी टाइम पे। तो ये पीड़ा वाला श्रम है, जिस श्रम के बाद हमको लग रहा है कि कभी भी हमको विश्राम नहीं मिलेगा, हमको सारी जिंदगी भर संघर्ष ही संघर्ष करना है ना। अभी भी संघर्ष कर रहे हैं तो बाद में भी संघर्ष करेंगे, दूसरे लोगों को भी संघर्ष करने के लिए तैयार कर रहे हैं, जो भी बच्चे पाल रहे हैं ना। फाइनली क्या होगा, इनको दुखी होना है, हम भी दुखी हैं ये भी दुखी होंगे, तो ये जो सारा श्रम जो कर रहे हैं उसमें हमको कुछ भी महत्व नहीं दिखाई देगा। तो उसके साथ में अब ये सारा श्रम हो गया बोझ। ठीक है ना। तो ऐसा नोट कर सकते हैं अपन कि अपन कोई काम भी कर रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि ये काम इतना इतना हो जाएगा तो मैं इस उपलब्धि पे पहुंच जाऊंगा, तो फिर मुझे क्या होता है, पीड़ा नहीं रहती वो काम करते हुए। ठीक है ना, आश्वस्ति रहती है मुझे। और मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि इसका कोई रिजल्ट आने वाला है नहीं, है ना। इससे बड़ी पीड़ा दुनिया में कुछ है नहीं, है ना। ठीक है ना। तो अभी भी जो हम 8वीं का पढ़ाई करते हैं 10वीं का पढ़ाई करते हैं है ना, जो भी एग्जाम दे के और फिर है ना ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हमको ऐसा होप रहता है ना कि कुछ तो अचीव हो रहा है। और ये कुछ तो अचीव हो रहा है इसका पूरा मार्किंग ये है कि जब फाइनली ग्रेजुएशन पूरा पढ़ाई हो जाएगा तो मैं किसी विश्राम की जगह पे पहुंचूंगा। तो उस एंड में ये सारे अलाइन होंगे तब तो ये करते हुए हमको मजा आएगा ना। हाँ। तो किसी